हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी मित्रों का एक बार फिर से मेरे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस क्लास में जैसा कि हम सामान्य विज्ञान के क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, पहले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, मापन एवं मात्रक। और आज हम दूसरे टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं, दूसरा चैप्टर जो कि संबंधित है गति से। तो बात अब आती है कि इसके बारे में पहले जान लेते हैं गति होता क्या है, इसको गति क्यों नाम दिया गया। तो गति को जैसा कि हम जानते हैं कि इंग्लिश में इसको कहा जाता है स्पीड, लेकिन उसके साथ साथ इसमें कुछ इसके परिभाषा के रूप में अगर बात करें तो गति को हम क्या कहेंगे। तो गति का मतलब हुआ अगर किसी वस्तु की स्थिति यदि समय के साथ अगर परिवर्तित होती जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मैं इस समय यहाँ हूँ, फिर मैं आगे आ रहा हूँ, तो समय बढ़ा, समय बढ़ने के साथ साथ मेरी स्थिति में भी क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर किसी वस्तु की स्थिति में उसके समय के सापेक्ष परिवर्तन होता है तो उसको हम गति के रूप में बोल सकते हैं। अब उसके बाद गति तो होगी, लेकिन गति के साथ साथ जैसे हम देखते हैं गति तो विभिन्न प्रकार की होती है। पंखे की गति, साइकिल की गति, मानव की गति, नाव की गति। ठीक है, जितने तरीके के मतलब एक तरीके से कह सकते हैं जितनी प्रकार के अवस्थाएं हमने पदार्थ की देखी हैं उनके अनुरूप उनकी अलग अलग गतियां होती हैं। उसके साथ साथ कुछ ऊर्ध्वाधर मतलब नीचे से ऊपर, कुछ क्षैतिज में, इस प्रकार से भी गति होती है। तो अब हम बात करते हैं गति के प्रकार में। तो गति का जो पहला प्रकार होता है वो है रेखीय गति। रेखीय गति का मतलब क्या हुआ, जब पिंड जो है एक सरल रेखा में गति करता है। अब बात आते हैं इसके उदाहरण पे, क्योंकि इसको उदाहरण में समझेंगे तो हमें इसकी परिभाषा समझने में आसानी होगी। तो मान लीजिए जैसे रेलगाड़ी होती है, रेलगाड़ी गति। रेलगाड़ी गति में होता क्या है कि जो पटरियाँ रहती हैं वो बिल्कुल सीधी होती है, मतलब कि एकदम स्ट्रेट होती हैं, सरल रेखा की तरह। तो इस पे रेलगाड़ी चलेगी तो वो भी एक सरल रेखा में ही चलेगी। तो इस तरीके की गति को हम कहते हैं सरल रेखीय गति। अगर मान लीजिए अगर ये सड़क है और इस पे अगर वाहन चल रहे हैं वो भी एक सीध में, तो उसको हम क्या कहेंगे, सरल रेखीय गति। तो हमने सरल रेखीय गति के बारे में क्या जाना कि जब पिंड एक सीधी रेखा में गति करता है तो उसको हम कहते हैं सरल रेखीय गति। अब उसके बाद गति का दूसरा प्रकार हो गया घूर्णन गति। घूर्णन गति या फिर उसको हम कह सकते हैं घूर्णी गति। तो घूर्णी गति का क्या मतलब हुआ, घूर्णी गति में क्या होता है कि इसमें जो पिंड होता है वो वृत्ताकार मार्ग में गति करता है। वृत्ताकार मार्ग में किस प्रकार गति करता है, मान लीजिए जैसे कि यहाँ ये कोई बकरी है, ठीक है, ये मान लेते हैं पॉइंट बना के, ये बकरी है जो कि एक खूंटे से यहाँ पर बंधी हुई है और इसके चारों तरफ जो है घास बना हुआ है। तो बकरी क्या करेगी, ये इसका जितना एरिया है इस पार्ट के पूरे घास को वो खाएगी। ठीक है, इससे आगे वो नहीं जाएगी। तो इसमें किसी एक वृत्त को हम ले लें, अगर बाहरी पार्ट को ही ले लें तो इस पर जो गति होगा उसको हम वृत्तीय गति कहेंगे। या फिर किसी और वृत्त को मान लीजिए इतनी दूरी पे, यहाँ तक के किसी एक पार्ट को ले लें तो इस पे जो गति होगा वृत्तीय गति होगा। तो वृत्तीय गति से क्या निष्कर्ष निकलता है कि इस गति में इसका जो सेंटर होता है, मतलब जिसको हम धुरी भी बोल सकते हैं, ये भी निश्चित होती है। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि घूर्णी गति में पिंड वृत्ताकार पथ के साथ साथ एक निश्चित दूरी पर भी गति करता है। बात आती है एग्जाम्पल पे। तो एग्जाम्पल में आप मान सकते हैं पंखे की गति। पंखा का एक निश्चित बिंदु फिक्स रहता है, बीचों बीच जहाँ वो टंगा रहता है, इस तरीके से उस पर जो है गति वो करता है। उसके साथ दूसरा एग्जाम्पल गाड़ियों की पहिए की गति। उसमें भी जो है पहिया इस पर माउंट रहता है, मतलब बैठा रहता है, गाड़ी चलती रहती है। तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहेंगे, वृत्तीय घूर्णी गति। अब गति के आते हैं हम तीसरे प्रकार पे, जो कि है दोलन गति। दोलन गति का पेपर में एक और नाम आता है जिसको हम कहते हैं कंपन गति। ठीक है, कंपन गति। तो दोलन गति में क्या होता है, जिस तरीके से वृत्तीय गति में केवल उसका धुरी निश्चित होता है, दोलन गति में उसका केंद्र निश्चित होने के साथ साथ समय भी निश्चित होता है। मतलब कि निश्चित क्या रहता है, बिंदु भी रहता है और समय भी रहता है। मतलब अगर परिभाषा की बात करें तो हम कह सकते हैं जब कोई पिंड एक निश्चित समय अंतराल में निश्चित दूरी
को जो है तय करता, निश्चित बिंदु के आगे पीछे गति करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, दोलन गति कहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल, घड़ी जो रहता है, घड़ी का जो यहाँ नीचे पेंडुलम बना होता है, पुरानी टाइप घड़ी में देखेंगे दाहिने बाएं जाता है, तो वो अपनी मैक्सिमम स्थिति यहाँ पर आएगा अधिकतम, और इधर अधिकतम इधर आएगा। तो ये पिंड क्या करेगा, बीच का इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। तो परिभाषा देखिए क्या मैंने बताया, जब कोई पिंड एक निश्चित बिंदु के एक निश्चित समय अंतराल में आगे पीछे गति करता है तो उसकी गति को हम क्या कहते हैं, दोलन गति कहते हैं। ठीक है। अगर दैनिक जीवन में हम इसके उदाहरण की बात करें तो झूले की गति आप समझ लीजिए। झूले की गति में क्या होता है कि जो पिंड रहता है वो हमारा एक निश्चित बिंदु पे आगे पीछे गति करता रहता है, और उसी के साथ साथ आप ये भी समझ सकते हैं कि जो हमारा घड़ी के पेंडुलम के बारे में बताया वो, तो इतना आप समझ गए। अब हम बात आते हैं कि हमने ये तो जान लिया कि भाई कौन गति क्या होती है और गति के कौन कौन से प्रकार हैं। अब उसके बाद बात आती है कि हम उसके मान को कैसे दिखाएंगे। ठीक है। मान दिखाने का मतलब कि भाई रेखी गति कर रहा है तो कितना रेखी गति कर रहा है, 5 मीटर, 10 मीटर, 5 किलोमीटर, मात्रक भी तो चाहिए। चलो मान लिया मात्रक हमें पता लग गया। अब उसके बाद वो किस तरफ गति कर रहा है, आगे कर रहा है, पीछे कर रहा है, ऊपर कर रहा है, या फिर किसी दिशा में कर रहा है। तो इन्हीं सभी चीज़ों में अंतर बताने के लिए एक नए टर्म का गति चैप्टर के अंतर्गत नाम आता है, जिसको हम कहते हैं सदिश एवं अदिश राशियाँ। तो सदिश राशियाँ किसे कहेंगे, ऐसे सभी पिंड जिनको व्यक्त करने के लिए हमें आंकिक मान, मतलब कि उसका न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसको हम क्या कहते हैं, सदिश कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक मंदिर है। ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ। यहाँ से रमेश जो है पूरब गया, कितना, 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर पूरब में रमेश गया, ये हम बोल रहे हैं इसमें क्या क्या बता रहे हैं, दिशा बता रहे हैं, और ये उसका आंकिक मान बता रहे हैं। तो वही मैंने आपसे बताया कि जब वो राशियाँ केवल दूरी में ही नहीं, उसके अलावा और मैं बता रहा हूँ आगे, वे सभी राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए आंकिक मान और दिशा, सदिश दिशा के साथ संधि विच्छेद करेंगे तब भी यहाँ से समझ में आ रहा है, दोनों की आवश्यकता होती है, उनको हम क्या कहते हैं, सदिश राशियाँ कहते हैं। इसका उदाहरण क्या हो गया, बल हो गया। अब बल कैसे सदिश होता है, अभी मैं केवल आपको फॉर्मूला के थ्रू बता देता हूँ कि F = होता है m × a, जहाँ a हमारा एक त्वरण है और त्वरण एक सदिश राशि है जो इसी चैप्टर से रिलेटेड है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसमें m क्या है, द्रव्यमान है। ठीक। तो सदिश राशियों का उदाहरण क्या हो गया, बल हो गया, वेग हो गया, वेग अभी पढ़ेंगे, हम जानते रहे केवल। और अदिश राशियों की बात करें जिसमें अदिश मतलब दिशा की जरूरत नहीं है, बस केवल भाई मान बता दो कि क्या मान है। इसका उदाहरण अगर हम दैनिक जीवन में माने तो जैसे हम लोग के शरीर का वजन हो गया। वजन हम कहीं पर भी जाएँ, छत पे रहें, चाहे ज़मीन पे रहें, आसमान में रहें, चाहे धरती पर रहें, वजन हम लोग का एक बराबर ही रहेगा। ठीक है। उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। तो हमने समझ लिया कि वैसे सभी राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल आंकिक मान की आवश्यकता होती है उनको हम क्या कहते हैं, अदिश राशियाँ। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने द्रव्यमान बता दिया। दूसरा तापमान, अगर आपको बुखार आता है तो आप थर्मामीटर से उसको चेक करेंगे तो आप किसी भी स्थिति में बैठे रहेंगे, किसी भी परिवेश में बैठे रहेंगे तो आपके जो शरीर का तापमान रहेगा वो एक बराबर ही रहेगा, उसमें दिशा का कोई प्रभाव नहीं हुआ। ठीक है। कि आप पूरब दिशा में रहें तो आपको भाई 95 डिग्री बुखार रहेगा, और दक्षिण दिशा में चलेंगे तो 80 डिग्री हो जाएगा। ऐसा कोई फिनोमिना तो अभी तक नहीं आया है, मैंने तो नहीं जाना है भाई अभी तक। तो इस हिसाब से हम समझ सकते हैं कि सदिश राशियाँ क्या होती हैं और अदिश राशियाँ क्या होती हैं और उनके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। दिशाओं के बारे में ज्ञात हो गया। अब उसके बाद क्योंकि हम पढ़ रहे थे गति में हमने गति के प्रकार पढ़ लिए, फिर उसको किस प्रकार से हम व्यक्त करेंगे कि दिशा के साथ, आंकिक मान के साथ, ये हमने जान लिया। अब उसके बाद भाई गति कर रहे हैं तो कुछ दूरी चलोगे, कुछ समय लगेगा, तो उनसे मिलके कौन कौन सा टर्मिनोलॉजी बनता है, मतलब उनसे मिल के कौन कौन से नए टर्म जुड़ते हैं गति के अंतर्गत, हम उसके बारे में आज बात करेंगे।
तो पहला टर्म क्या है, दूरी एवं विस्थापन। मैंने दोनों एक साथ क्यों बताया, क्योंकि दोनों लगभग एक जैसे ही, उसमें बहुत छोटा सा ही परिवर्तन है जिसको हम आगे पढ़ते जाते हैं। तो देखिए दूरी क्या होता है। अगर रमेश का एग्जाम्पल लें कि रमेश ये इसका घर है और यहाँ से वो स्कूल जाने के लिए पहले यहाँ तक गया चौराहे पे, फिर चौराहे से इधर आके यहाँ मुड़ गया पीछे, तो ये इसका हो गया स्कूल। तो रमेश ने क्या किया, रमेश अपने घर से पहले, इसको हम मान लेते हैं 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर सीधे गया और फिर चौराहे से 5 किलोमीटर पीछे आ गया, यहाँ पे 5 किलोमीटर पीछे आ गया, तो यहाँ पे अपने स्कूल पहुँच गया। तो इन दोनों ही बातों में हमें दूरी और विस्थापन को व्यक्त करना है। बहुत ही छोटी सी इसमें अंतर है, ध्यान से समझिएगा। तो देखिए दूरी को परिभाषा के हिसाब से बात करें तो दूरी क्या होता है कि तय किए गए पथ की लंबाई। मतलब रमेश यहाँ पे था, यहाँ से वो 15 किलोमीटर गया चौराहे पे, चौराहे से फिर वापस वो उसी दिशा में आया और स्कूल आ गया। तो कुल कितनी दूरी चली, 15 और 5 20। तो इस तरीके से चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी बराबर हो जाएगा 20 किलोमीटर। ये हो गया दूरी का टर्मिनोलॉजी। क्या होता है कि तय पथ की लंबाई, दूरी होता है तय पथ की लंबाई, ठीक है। अब उसके बाद बात आता है विस्थापन के बारे में। तो विस्थापन में क्या होता है कि विस्थापन में जो दिशा होती है, पहले परिभाषा जान लीजिए। विस्थापन का मतलब क्या हुआ कि एक निश्चित बिंदु, एक निश्चित दिशा, एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। क्या कहा, एक निश्चित दिशा में। जैसे देखिए कि रमेश घर से सीधा गया 15 किलोमीटर इस दिशा में, फिर वापस कितना आया 5 किलोमीटर, तब वो अपने घर पहुंचा। तो अगर हम जाने की दिशा को, क्योंकि बात इसी में हो रहा है, इसी दिशा में, क्षैतिज अवस्था में, तो अगर हम जाने की दिशा को अगर +15 लेते हैं और वापस आने की दिशा को अगर -5 लेते हैं तो कुल विस्थापन कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मैंने क्या लिखा है कि एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। तो कुल चली गई दूरी तो 20 हुआ, लेकिन इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक के बीच का अगर हम दूरी निकालेंगे तो ये आ जाएगा 10। बात समझ में आ गई आपको, क्योंकि इसमें देखिए दिशा का भी ज्ञान होता है और उसके साथ जो उनके बीच की न्यूनतम दूरी होती है। मान लीजिए आप यहाँ से गए ऐसे, फिर मुड़े ऐसे, मुड़े ऐसे, फिर यहाँ पर आए, कितना दूरी, 5 5 5 5 5 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 25 और 5 6 30। तो इसमें अगर हम दूरी को अगर बताएंगे तो ये हो जाएगा 30 किलोमीटर, लेकिन विस्थापन बताएंगे तो वो केवल यहाँ से यहाँ तक की दूरी माना जाएगा। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक ऊर्ध्वाधर ये सब 1-1 मीटर का है, तो ये 5 हो गया। तो विस्थापन कितना आ जाएगा, 5। तो विस्थापन के बारे में हमने क्या जाना कि एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, ठीक है। कैसे, क्योंकि अगर निश्चित दिशा ना होती तो इधर हमने प्लस लिया, तो वापस क्यों माइनस ले रहे हैं, क्योंकि दिशा निश्चित है और दूरी में ऐसा कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है। कहीं भी जाते जाओ, आगे पीछे ऊपर नीचे, उसको हम जोड़ते चले जाएंगे। तो इस हिसाब से हमने क्या देखा कि दूरी में कोई दिशा का क्या ज़रूरत नहीं है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये जो दूरी होती है ये क्या है, एक अदिश राशि है। जबकि विस्थापन में हमें साथ में दिशा भी चाहिए, तो ये क्या होता है, एक सदिश राशि होता है। और क्योंकि हम चल रहे हैं तो इसके पीछे जैसा कि आप देख रहे हैं किलोमीटर या मीटर भी लगा सकते हैं या सेंटीमीटर भी लगा सकते हैं, तो इनका जो मात्रक होता है दोनों का वो होता है मीटर, ठीक है। अब जो परीक्षा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ पूछी जाती है कि दूरी बड़ा होगा कि विस्थापन, तो इसको आप समझ लीजिए या रट लीजिए कि किसी भी परिस्थिति में दूरी का मान विस्थापन से या तो हमेशा बड़ा होगा या फिर उसके बराबर होगा। कभी भी विस्थापन से दूरी का मान कम नहीं होगा। इसको हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जैसे कि आपको आसानी होगा।
मान लीजिए कि ये कोई बिंदु ए है, ए से गया बी तक 10 50 और बी से फिर वापस आ गया 20 बिंदु सी पर। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ए से गया बी पर, बस रुक गया। कितना दूरी है ये? 50 है। ठीक है, एक और कंडीशन लेते हैं, ए से गया बी पर और वापस इसी के बराबर आ गया नीचे, 50 है। ये 50 पूरा यहाँ से यहाँ, फिर उतना ही। तो इन तीनों कंडीशन में अगर हम दूरी और विस्थापन निकालें तो पहले केस में क्या देख रहे हैं, तय पथ की लंबाई होती है क्या, दूरी, मैंने बताया भी। तो ये भाई 50 गया, 50 के बाद 20 पीछे आ गया, तो इस हिसाब से दूरी कितनी हो गई, 70। अभी हमने मात्रक नहीं लिखा है, केवल ऐसे लिखते हैं 70। और उसके बाद विस्थापन की बात करें, विस्थापन की बात करें तो भाई प्रारंभिक बिंदु, अंतिम बिंदु, एक निश्चित दिशा में न्यूनतम दूरी, तो इनके बीच की सबसे कम दूरी यही है। तो ये दूरी कितनी है, पूरा लंबाई 50 है, ये 20 है, तो 50 में से 20 घट गया तो आ गया 30। दूसरे कंडीशन में पॉइंट ए है, ये है, और पॉइंट बी ये है, तो इनके बीच में बात करते हैं। तो इस स्थिति में क्या हुआ था कि पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच की दूरी क्या है, 50 है। परिभाषा ध्यान में रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या होता है, तय किए गए पथ की लंबाई, तो दूरी आ जाएगा यहाँ से 50। और अगर विस्थापन की बात करें तो बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने का केवल यही एक रास्ता है, और कोई मतलब इस तरीके की टर्निंग तो है नहीं, तो दोनों बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी भी क्या हो जाएगी, 50 हो जाएगी। स्थिति सी में जब हम आते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं पॉइंट ए से पहले यहाँ तक गया, फिर यहाँ से वापस यहाँ तक आया बी पर। तो इस स्थिति में अगर हम दूरी निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगी, 50 + 50 बराबर 100। और अगर हम विस्थापन की बात करेंगे तो विस्थापन हो जाएगा इन दोनों बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, क्योंकि दोनों बिंदु एक ही पॉइंट पे हैं। ठीक है, ये मैंने गैप ऐसे बनाया है, एक ही पॉइंट पे हैं, तो इनके बीच की विस्थापन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जैसा कि आप तीनों स्थिति में देख सकते हैं कि दूरी इस केस में भी विस्थापन से बड़ा है, ये 70 है, ये 30 है। जब एकदम सरल रेखा हो तो इस स्थिति में क्या है, दूरी विस्थापन के बराबर है, और इस स्थिति में क्या है कि जो है दूरी विस्थापन से बड़ा है, विस्थापन 0 है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि दूरी का मान जो रहेगा वो किसी भी स्थिति में विस्थापन से या तो बड़ा होगा, जैसे कि इन दोनों केसों में है, या फिर उसके बराबर होगा, कभी इससे छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा दूरी और विस्थापन का कॉन्सेप्ट हो जाता है। अब जैसा कि हमने गति के प्रकार पढ़े, गति के प्रकार पढ़ने से हमको ये तीनों टर्मिनोलॉजी आई। अब उसी तरीके से अब दूरी और विस्थापन पढ़ने से कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी आएगी, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो दूरी और विस्थापन के बाद अगला क्या दिया हुआ है, चाल और वेग। चाल और वेग में भी एक छोटा सा ही अंतर है, और वो दूरी और विस्थापन से मिलकर बने हुए हैं। चाल जो है हमारा वो दूरी से मिलकर बना हुआ है, और वेग जो है वो विस्थापन से मिलकर बना हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि गति क्या होता है, समय के साथ स्थिति में परिवर्तन, तो उसी तरीके से चाल क्या होगा कि इकाई समय में पिंड द्वारा तय पथ की दूरी, इकाई समय में पिंड द्वारा तय पथ की दूरी। जैसे चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे में समय। अगर समय को अगर हम 1 रख दें तो चाल बराबर दूरी हो जाएगा। तो वही कहा गया है कि इकाई समय में, मतलब जब समय का मान 1 हो, उस समय जितना दूरी चला जाएगा वही वस्तु की चाल हो जाएगी। ठीक है, इकाई समय में जितना दूरी चला जाएगा वो वस्तु की चाल हो जाएगी। दूरी की इकाई अभी हम आगे पढ़ेंगे। आप जान लीजिए दूरी की इकाई होती है मीटर और समय का होता है सेकंड, तो इसका जो मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, इतना बात क्लियर है। अब उसके बाद हम आते हैं विस्थापन के वेग की ओर। तो वेग में क्या होता है, वेग में क्या होता है कि ये इकाई समय में
विस्थापन को दर्शाता है। इकाई समय में विस्थापन, ठीक है। वेग बराबर क्या हो जाएगा, विस्थापन बटे समय, मतलब एक इकाई समय में जितना विस्थापन होगा उसे हम पिंड का वेग कहेंगे। इन दोनों सूत्रों से आप ये भी ध्यान दीजिए कि यदि हम समय का मान बढ़ाएंगे, जैसे मान लीजिए दूरी है, समय का मान हम बढ़ाएंगे तो चाल का मान घटेगा, समय का मान बढ़ेगा तो चाल का मान घटेगा। क्यों? क्योंकि जितनी बड़ी संख्या नीचे आएगी भाग देने पर उतनी छोटी संख्या में प्राप्त होगी और चाल का मान घटेगा। वही अगर हम समय का मान कम करेंगे तो चाल का मान बढ़ेगा। सेम फिनोमेना वेग में भी काम करता है और मात्रक भी दोनों का सेम है, क्योंकि दूरी और विस्थापन दोनों का मात्रक मीटर होता है और समय का सेकंड होता है, तो इसलिए इसका ही मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से ये बात हो गई चाल और वेग की। अब उसके बाद जैसा कि हमने एक केस क्या पढ़ा था अभी कि जब दो पिंड एक सरल रेखा में गति करेंगे, मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी, इनकी बीच की दूरी है 50, मान लेते हैं मात्रक के साथ मीटर है। तो अगर अगर हम चाल निकालेंगे, बिंदु ए से बिंदु बी तक का दूरी 50 है और समय मान लेते हैं कि है 5 सेकंड, जाने में लगा समय 5 सेकंड है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी कितना है, 50 है, समय कितना है, 5 है। फॉर्मूला के हिसाब से काटेंगे तो 5 दहा में 50 हो जाएगा, मतलब कि 10 मीटर पर सेकंड। क्या आ गया, चाल आ गया। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब अगर इसमें हम अगर वेग को निकालें तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे में समय। इस स्थिति में विस्थापन क्या हो जाएगा, बिंदु ए से बिंदु बी के बीच की दूरी में विस्थापन भी 50 ही रहेगी, समय लग रहा है 5 सेकंड, तो कितना आ जाएगा ये 10 मात्रक वही मीटर पर सेकंड। कहने का मतलब ये है कि जब भी पिंड एक सरल रेखा में गति करेगा तो उस स्थिति में चाल बराबर वेग होगा। क्वेश्चन में आता है कि कोई पिंड है जो बिंदु ए से बी तक सरल रेखा में गति करता है, उसकी चाल इतनी है, समय इतना है, तो उसका वेग बताइए। अब कहेंगे कि उसका समय है, दूरी विस्थापन दिया ही नहीं है। तो कंफ्यूज ना होने के लिए ये मैंने आपको बता दिया कि जब भी पिंड अगर सरल रेखा में गति करेगा, पिंड जब भी जो है सरल रेखा में गति करेगा तो उस स्थिति में चाल बराबर वेग होगा। अब जैसा कि अभी हमने दूरी और विस्थापन से चाल और वेग के बारे में पढ़ा, अब आगे इसके बाद जो टॉपिक आएगा उसमें त्वरण वगैरह रहेगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों का ये बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत रहना चाहिए। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको बताई गई सारी जानकारी समझ में आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में चैनल को कोई भी कमी मत कीजिएगा, जिससे कि आपको इसी तरीके से मैं और आगे भी आपको कंपटीशन के लेवल के हिसाब से जानकारी देता रहूं। और कमेंट करके अपने बहुमूल्य सुझाव जरूर दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।